नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सन एंड दीप अकेडमी में। और आज मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए पीरियोडिक टू के लिए जो सिलेबस है उसके अंदर मेन क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं। और आशा करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो पीरियोडिक का है, फ्रांसीसी क्रांति। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर पीरियोडिक में आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति है, और समकालीन भारत में भारत का आकार और स्थिति, ठीक है। और अगले में देखते हैं नेक्स्ट लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। और इन 4 चैप्टर में से आपका जो पीरियोडिक टू है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो भाई, 1 नंबर वाले कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि 1 नंबर वाले आपसे पूछ सकता है कि नेपोलियन, मैं मेन क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहा हूँ, कि जैसे लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, फ्रांस में 1974 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, ठीक है ना। ऊपर के सिंपल है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, ठीक है, लुई 16 था, लुई 14 था, ये आपको बताना है। और सेकंड क्वेश्चन था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपको बताना है कि कौन इसके जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है। दूसरा आपकी लुईस जो 16वां है, वो किस राजवंश का था, ये बताना है, बूर्बो राजवंश का था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें ये पूछ लेगा कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने डैश सन में लड़ा, ठीक है ना। तो वो कौन सा सन है, वो 1804 में उसने लड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, 1815 में लड़ा उसने वाटरलू का युद्ध, ठीक है ना। और सम्राट जब बना था 1804 में बना था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस का राष्ट्रगान डैश है, ध्यान दे लेना, फ्रांस का राष्ट्रगान डैश है, ये पूछेगा बेटा, ध्यान लेना। मार्सिले इसका राष्ट्रगान है, मार्सिले क्या है, इसका राष्ट्रगान है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल, कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, तो आपको लिखना है मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसके नीचे, फ्रांस का राष्ट्रगान डैश ने लिखा, किसने लिखा, कवि रॉजेट दी लाइव ने लिखा था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एस्टेट जर्नल क्या है, ये पूछ सकता है। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता डैश था, जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस गणतंत्र कब बना, फ्रांस गणतंत्र कब बना, ये ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर लिखोगे 21 सितंबर 1792, फ्रांस 21 सितंबर 1792 को फ्रांस गणतंत्र बना, ठीक है। 1 नंबर वाले इतने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाएगा आपसे, ठीक है ना। आगे चलते हैं 5 नंबर वाले में, ये ध्यान दे लेना। इसमें जो मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा इसमें, कि देखो, आजकल महिलाओं की स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में ज़्यादा पूछेंगे आपसे कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन महिलाओं के ऊपर ही पूछेगा, तो ये पूछ सकता है कि महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे करी, ठीक है, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत कैसे करी। तो बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और चाहो तो मैं इसका आंसर बता सकता हूँ। इसमें आंसर साफ सीधे बात है कि प्रश्न नंबर 4 है कि फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, तो जीवन था कि जीविका निर्वाह के लिए काम करता थे, बाजारों में सामान बेचना था उनका काम, संपन्न घरों में नौकरी करते थे, बड़े बड़े घरों में सर्वेंट का काम करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, और मजदूर पुरुषों से कम थी, मजदूरी क्या थी, पुरुषों से कम थी। ये फ्रांसीसी महिलाओं का जीवन था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। अब हम सीधा चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। इसमें लिखा है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये पूछ सकता है कि फ्रांस 1791 में फ्रांस में बनाए गए कानून की 3 विशेषताएं बताइए, ठीक है। देख लेना इसे, ज़्यादा नहीं, लेकिन महिलाओं वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब बेटा ये जो ज्योग्राफी की बात करते हैं हम, ठीक है, ज्योग्राफी में से आपसे पूछ सकता है एक, सबसे पहली बात है कि निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को दो भागों में बांटता है। भाई कौन सा दो भागों में बांटता है, बता सकते हो। कर्क रेखा जो है भारत दो भागों में बांटती है, तो 23.5 जो उत्तरी अक्षांश का है वो कर्क रेखा है, वो बांटती है। और भारत का सबसे पूर्वोत्तर देशांतर कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वोत्तर देशांतर कौन सा है, ये बताना भाई। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर मतलब पूर्व की तरफ, ये जहाँ असम है, मेघालय, मणिपुर है, ये बताना है। तो 97.25 है इसका आंसर सेकंड का, ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली डैश जल संधि है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली डैश जल संधि है। कौन सी जल संधि है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। पाक जल संधि। कौन सी संधि है, पाक जल संधि। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ध्यान रख लेना। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेगा आपसे। और जो भारतीय अक्षांश विस्तार पूछेगा तो विस्तार आपको पता ही है, ठीक है ना। क्या विस्तार है, 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के मध्य है, ठीक है ना। ये पूछ सकता है कि भारत के स्थल भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इस तरह के प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, ये पूछ सकता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा डैश किलोमीटर है, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा डैश किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है बेटा बताओगे, 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा नहीं हम बात कर सकते, लेकिन हाँ, जिन जिन क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ उनको जरूर पढ़ के जाना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे इसमें ये पूछ सकता है सुएज नहर डैश और डैश को जोड़ती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुएज नहर किसको जोड़ती है बेटा, भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है, सबको पता है, म्यांमार है, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। तो मध्य प्रदेश है बेटा, भारत के बीचों बीच में ना कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है उससे, या और ना ही कोई समुद्री सीमा, ठीक है ना। 18वां क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दे लेना कि निम्न में से सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। पूछ लेगा आपसे डायरेक्ट कि निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आप क्या आंसर होगा, गुजरात। क्या आंसर होगा, गुजरात, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य बताइए कौन सा है, गुजरात है। इस प्रश्न पे जोर देना है, आंसर में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा, भाई ये बताना है कौन सा देश, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है कि बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न की तरफ, इसमें से जो पूछ सकता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि उन देशों के नाम बताइए क्षेत्रफल के भारत से बड़े हैं। तो सिंपल सी बात है, जो क्षेत्रफल है भारत से बड़े उनके देशों के नाम लिखने हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न है, आपको पता है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, प्रश्न नंबर 2, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपको बताना होगा। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। जिनसे कर्क रेखा क्या है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, ये पढ़ के जाना। प्रश्न नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिम भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटों का अंतर क्यों है। क्यों है 2 घंटों का अंतर, इसमें डिग्रियों का अंतर आएगा, बस वही लिखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा मैं डीपली जाऊँगा नहीं, आपके पास बुक है, बुक से देखिएगा। मैं सिर्फ मेन प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, और जितना पॉसिबल उनके आंसर भी बता रहा हूँ। भारत को मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से ये पढ़ जाना। और 7वां क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना कि भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, इसे ध्यान से पढ़ लेना, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
अब हम आपका डिस्कस करते हैं सिविक्स में से, किस में से डिस्कस करते हैं, सिविक्स में से। पार्ट नंबर 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2 लेसन है, अधिकतर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1 नंबर वाले इसमें शायद नहीं है डिस्कशन में, देख लेता हूँ मैं। अच्छा, 1 नंबर वाले नहीं है, तो 1 नंबर वाले कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसमें होंगे भी तो मैं आपको अपने वर्बली आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके आपसे पूछ सकता है। इसमें है आपका, हाँ बेटा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, ध्यान देगा ना कि मैं बता रहा हूँ, इसमें मेंशन नहीं है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें, किसके पास होगी, जनता के पास। प्रधानमंत्री भी नहीं चुनता, न्यायालय भी नहीं, और राष्ट्रपति भी, जनता चुनती है अपने देश के शासक को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। दूसरा ये पूछ सकता है कि सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ध्यान रख लेना, सऊदी अरब में के समाज में किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। कौन से, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं। तो महिलाएं हैं जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये एक क्वेश्चन के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। हम आगे 5 नंबर की चर्चा करते हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा वो लोकतंत्र को लेकर आएगा, क्योंकि लोकतंत्र का चैप्टर है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 देखिए, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए, क्या क्या मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है पेपर के अंदर। अगला है क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से आप क्या अभिप्राय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ये पूछ सकता है। और इससे अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। देखो मैं इसमें लोकतंत्र लोकतंत्र इसलिए चला रहा हूं क्योंकि चैप्टर ही लोकतंत्र से रिलेटेड है, और हम भारत देश के नागरिक हैं, तो भारत के लोकतंत्र के बारे में अधिक प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, ध्यान दे लेना इस चीज को। यह है लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में, कोई तर्क दीजिए, कोई भी आप तर्क दे सकते हैं। दोनों प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए, या फिर सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो लेकिन लोकतंत्र से रिलेटेड है सारा। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए, सरकार की, या तो या क्वेश्चन आ सकता है कि लोकतंत्र सरकार की कार्य लिखिए। ठीक है ना, कुछ भी तरीके से पूछ सकता है। लोकतांत्रिक सरकार के कार्य लिखिए और लोकतांत्रिक की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, इसमें नेल्सन मंडेला वाले की बात कर रहे हैं। इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा कि रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है। रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन थे बेटा, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने नस्ली भेदभाव का विरोध किया। अगला प्रश्न है, रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है। भाई आपको सब सीधा पता है, रंग भेद की नीति से सीधा सीधा तात्पर्य है नस्ली भेदभाव। क्या है, नस्ली भेदभाव, ये है आंसर इसका, ध्यान दे लेना। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में जो पॉइंट दे रखे हैं वो गलत पॉइंट दे रखे हैं, और इसमें आपको सीधा सीधा बताना है। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हम, कि 1948 से 1994 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही। कौन सा देश था बेटा, दक्षिण अफ्रीका में थी, जहाँ पे रंग भेद की नीति चलती रही। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछ लेगा किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कौन सी पार्टी थी वो बेटा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिसने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 9वें प्रश्न पर देखते हैं कि भारतीय संविधान निर्माण की निम्नलिखित नेताओं और उनकी भूमिकाओं का मिलान कीजिए। मिलान करना है बेटा आपको। मोतीलाल नेहरू कौन थे, 1928 में भारत का संविधान बनाने वाले थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर कौन थे बेटा, ये बताओ। भीमराव अंबेडकर कौन थे, अध्यक्ष प्रारूप कमेटी। ठीक है, अध्यक्ष प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला, राजेंद्र प्रसाद कौन थे बेटा, अध्यक्ष किसके थे, संविधान सभा के।
और सरोजिनी नायडू कौन थी? सदस्य थी संविधान सभा की। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां नंबर देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कोई एक कि भारतीय संविधान 26 नवंबर डैश को तैयार हो गया था, कौन सन था? वही बताओ, 1949 को तैयार हो गया था बन के। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी डैश को लागू हुआ, कब हुआ? 1950 को, उसके अगले वर्ष में उसको लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के कुल कितने सदस्य थे? डैश क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान सभा लिखने वाली सभा के कितने सदस्य? 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299। ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, सारे चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के कुल डैश सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में डैश पत्रिका लिखी, कौन सी पत्रिका थी? यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका थी? यंग इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा समझ लेना कि अब प्रश्न नंबर दे रखे, रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग भेद से क्या तात्पर्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंग भेद से क्या तात्पर्य है? रंग भेद से क्या तात्पर्य है? ध्यान दे लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे देखिए कि संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? संविधान के प्रमुख कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रमुख कार्य क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए कि संविधान क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान क्या है। ठीक है, पूछ सकता है संविधान क्या है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, संविधान क्यों आवश्यक है? अब देखो, चैप्टर ही संविधान का है तो संविधान से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ठीक है, कि संविधान के प्रमुख कार्य क्या हैं, संविधान क्या है और संविधान क्यों आवश्यक है? संविधान क्यों आवश्यक है? प्रश्न नंबर अगला देखिए 8वां कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो हमने चर्चा करी है आप उनको एक बार देख लीजिए और उन प्रश्न को पढ़ के जाइए, हो सकता है पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ, और जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, एंड शेयर जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी इसकी पता चल सके कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पीरियोडिक में आ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।